जी, बच्चों हम लोग जो है ना हीट ट्रांसफर वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। मुझे ध्यान है हीट ट्रांसफर वाले टॉपिक में हम लोगों ने कूलिंग कर्व कर लिया था और वाटर इक्विवेलेंट भी मैंने आपको बता दिया था, है ना। अब हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, है ना। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ध्यान दीजिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। एक्चुअली क्या है कि जैसे कोई भी ब्लैक बॉडी होती है तो वो अपने टेम्परेचर के कारण लगभग लगभग सारी वेवलेंथ को एमिट करती है। ये जो वेवलेंथ कितनी कितनी एमिट होती हैं किस किस टेम्परेचर पर, इसकी स्टडी करेंगे हम आज। इसको आप बेटर बोलिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो वी विल स्टडी अबाउट स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी, है ना। तो देखिए क्या है ये लूमर एंड प्रिंगसिम। लूमर एंड प्रिंगसिम दो साइंटिस्ट के नेम हैं, लूमर एंड प्रिंगसिम, है ना। यूज्ड रॉक सॉल्ट प्रिज्म। आजकल हम क्वार्ट्ज प्रिज्म काम में लेते हैं, है ना। तो लूमर एंड प्रिंगसिम यूज्ड रॉक सॉल्ट प्रिज्म टू एनालाइज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, टू एनालाइज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। एक्चुअली आजकल हम रॉक सॉल्ट प्रिज्म काम में नहीं लेते हैं, आजकल हम क्वार्ट्ज प्रिज्म काम में लेते हैं। व्हाई रॉक सॉल्ट और क्वार्ट्ज ओनली? तो देखिए रॉक सॉल्ट और क्वार्ट्ज are used because their absorptivity is very less, because their absorptivity is very less, very small, मतलब लगभग लगभग वो एब्जॉर्ब नहीं करते कुछ भी। यानी कि जो रेडिएशन हमने भेजे हैं वो लगभग सारे रेडिएशन जो है वो वापस दे देता है, कुछ अपने अंदर रखता नहीं है, ट्रांसमिट कर देता है। तो रॉक सॉल्ट एंड क्वार्ट्ज का यूज करने का कारण ये है कि उससे सारे रेडिएशंस ट्रांसमिट आउट हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दूं। ये एक प्रिज्म होता है, आप लोग जानते हैं प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म पर जब भी हम कोई रेडिएशंस डालते हैं तो वो रेडिएशंस क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स रेडिएशन में, है ना। तो देखिए यहां से मान लीजिए एक ब्लैक बॉडी है हमारे पास में, ब्लैक बॉडी को हम हीट करेंगे, हीट करके ब्लैक बॉडी से रेडिएशंस आएंगे। यहाँ पर ये जो रेडिएशंस आ रहे हैं इसमें 0 टू इंफिनिटी तक के सारे लैम्डा अवेलेबल है। ब्लैक बॉडी से तो सारे लैम्डा आते हैं। फिर यहाँ पे आकर के क्या होता है, ये वेवलेंथ जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग रेडिएशंस डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग वेवलेंथ्स में, है ना। हाँ, फिर यहां से ये निकल के बाहर आते हैं। यहां पर हम एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बोलोमीटर। क्या नाम है? बोलोमीटर। व्हाट दिस बोलोमीटर डज? बोलोमीटर स्टडीज अबाउट दी रेडिएशंस की किसकी कितनी क्वांटिटी आ रही है, किस वेवलेंथ का कितना अमाउंट आ रहा है। तो देखिए स्टेप्स देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हमने क्या किया, इनको डिवाइड किया, प्रिज्म पर आए, प्रिज्म पर आकर के वेवलेंथ्स डिवाइड हो गई, डिवाइड होकर के अलग अलग वेवलेंथ्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई। बोलोमीटर पर हमने इंस्ट्रूमेंट जो डिस्ट्रीब्यूटेड वेवलेंथ थी डाली, बोलोमीटर ने हमें बता दिया स्टडी करके कि किस किस वेवलेंथ का कितना कितना एनर्जी अमाउंट आ रहा है, किस किस वेवलेंथ का कितना कितना एनर्जी अमाउंट आ रहा है। तो ध्यान दीजिए ई लैम्डा इज एमिसिव पावर रिलेटेड टू दी वेवलेंथ लैम्डा। एमिसिव पावर रिलेटेड टू दी वेवलेंथ लैम्डा, ये वेवलेंथ लैम्डा से रिलेटेड एमिसिव पावर है ई लैम्डा।
अब हम क्या करेंगे, ई लैम्डा और लैम्डा में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो लूमर एंड प्रिंसिप ने अलग अलग लैम्डा के लिए कितनी कितनी एनर्जी निकली वो पता किया बोलोमीटर से। अलग अलग लैम्डा के लिए कितनी कितनी एनर्जी निकली वो पता किया। तो आपको बताएं कि वो ग्राफ क्या थे, वो मैं आपको ग्राफ बता देता हूं जो लूमर एंड प्रिंसिप ने बनाए थे। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है साहब, है ना। हाँ, मतलब नो थ्योरी, ये ई है। ओके, अच्छा जी। अब आप ध्यान दीजिए कि ये आपका लैम्डा है एक्सिस। सबसे पहले हम सबसे कम टेम्परेचर का ग्राफ बनाएंगे कि सपोज ब्लैक बॉडी को हमने बहुत थोड़ा सा हीट किया, ज्यादा तगड़ा हीट नहीं दिया, तो फिर ये ग्राफ ऐसा आया। वेरी लो टेम्परेचर पर ग्राफ कुछ इस तरह का था। एक मिनट। वेरी लो टेम्परेचर पर ग्राफ कुछ इस तरह का था, ऐसा ऐसा ग्राफ था। यहां पर ये टॉप पॉइंट था, पीक पॉइंट यहां था। दिस इज वेरी लो टेम्परेचर, दैट इज T1 टेम्परेचर T1 केल्विन। तो देखिए T1 केल्विन पर जब ग्राफ बनाया तो ऐसा आया। दिस टेम्परेचर T1 इज वेरी लो टेम्परेचर, लाइक 100 केल्विन और 500 केल्विन और 1000 केल्विन, ऐसा टेम्परेचर है ना। तो ये लैम्डा एम कहते हैं इसको, लैम्डा एम इज व्हाट, लैम्डा इज एम इज वेवलेंथ corresponding to maximum emission, आप बात को समझने की कोशिश करिए। लैम्डा एम इज वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन, सबसे ज्यादा एमिशन के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है। इसकी जो मतलब एनर्जी है ना, वो सबसे ज्यादा एमिट हो रही है। इसे हम कहते हैं ई लैम्डा एम। इसको लैम्डा M1 कह दो, और इस पॉइंट को कह दीजिए आप ई लैम्डा M1, that is maximum energy corresponding to maximum emission wavelength at temperature T1. Lambda 1 M1 is what? Wavelength corresponding to maximum emission. E lambda M को क्या बोलेंगे? E lambda M is emissive power corresponding to lambda m, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैक्सिमम पावर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा एम, यानी लैम्डा एम के करस्पॉन्डिंग में लैम्डा एम इज द मैक्सिमम एमिशन, करेक्ट। अब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैं अलग कलर से ड्रॉ करूंगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सीन ऐसा होता है। हाँ जी, एक मिनट जरा प्लीज, थोड़ा ज्यादा ही ले गए, है ना। एक मिनट जरा। हाँ जी, अब हम देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसा सीन बनने वाला है। ऐसा, करेक्ट। ये आपका टेम्परेचर T2 है। इसके मैक्सिमम यहां पर आ गया, तो इसका पीक पॉइंट यहां आ गया, दैट इज लैम्डा M2, और ये आपका ई लैम्डा M2 आ जाएगा, है ना। ई लैम्डा M सेकंड टेम्परेचर के लिए। चलिए अब हम जरा थर्ड वाली बात करते हैं, है ना। यस प्लीज। तो अब हम टेम्परेचर और बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, अब की बार में ये सीन कुछ ऐसा हो जाता है। ये T3 टेम्परेचर है, दिस इज हाई टेम्परेचर, इसका जो है ये यहां पर आता है, दैट इज कॉल्ड एज लैम्डा M3, एंड दिस टेम्परेचर T3 इज वेरी हाई।
and this is called as what? Emissive power corresponding to lambda m3. अगर हम और टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये और ऊंचा चला जाएगा ग्राफ और ऊंचा चला जाएगा। देखिए कैसा होगा, अगर हम और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है ना। हाँ, मतलब मैं केवल उसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ द ग्राफ क्वांटिटेटिवली, आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ क्वालिटेटिवली ओनली, है ना। तो इट इज T4 और ये आ जाएगा E लैम्डा M4, करेक्ट। तो कुल मिलाकर के आप अगर यहां देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, जिसको मैं यहां बता देता हूं कि T1 इज वेरी लेस देन T2 इज वेरी लेस देन T3 इज वेरी लेस देन T4, करेक्ट। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखिए हम इसका क्या करने वाले हैं, मैं कहने वाला हूं लैम्डा M1 इज ग्रेटर देन लैम्डा M2 इज ग्रेटर देन लैम्डा M3 इज ग्रेटर देन लैम्डा M4, करेक्ट। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज lambda m shifts to left on the graph, है ना। तो देखिए as temperature increases, as temperature increases lambda m shifts to left, as temperature increases lambda m shifts to left, lambda m shifts to left corresponding to एक मिनट, as temperature increases lambda m shifts to left on E lambda lambda graph, है ना, on E lambda lambda graph। हाँ जी, इस ग्राफ पर लैम्डा m शिफ्ट होता है लेफ्ट की तरफ, राइट। and lambda m is inversely proportional to 1 upon T. T is the absolute temperature of black body. Even lambda m is equal to B upon T. Lambda m is B upon T. इस B को कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। B is what? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वो सॉरी वीन्स कांस्टेंट, है ना। हाँ जी, वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू बता रहा हूं मैं, बी की वैल्यू होती है 0.293 सेंटीमीटर केल्विन, ये बी की वैल्यू होती है ना। अब देखिए अगर हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को ध्यान से देखें तो लैम्डा m प्रोपोर्शनल टू टी, इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, लैम्डा m घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा m घटेगा, ये बात ध्यान रखिए आप। जैसे जैसे हाई टेम्परेचर होता जाएगा वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी घटती जाएगी। इससे एक चीज क्लियर हो गई, पता है क्या, कि जो ब्लू स्टार है उसका टेम्परेचर रेड स्टार से ज्यादा होगा, येलो स्टार का टेम्परेचर रेड स्टार से ज्यादा होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे कम टेम्परेचर किसका होगा, रेड स्टार का। हाँ, तो ध्यान दीजिए टेम्परेचर ऑफ रेड कलर स्टार, है ना, कंपेयरिंग द टेम्परेचर ऑफ स्टार्स, कंपेयरिंग द टेम्परेचर ऑफ स्टार्स, कंपेयरिंग द टेम्परेचर ऑफ स्टार्स। तो आप देखिए टेम्परेचर ऑफ रेड is less than temperature of yellow is less than temperature of blue, temperature
या टेम्परेचर ऑफ ब्लू, टेम्परेचर ऑफ रेड इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ येलो इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ ब्लू। ये बात है, राइट। दिस इज वीन्स कांस्टेंट, मतलब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, है ना। तो आपसे यहां बैठे बैठे आप जो है ना अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर पता कर सकते हैं, टेम्परेचर पता कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे विबग्योर आपके लिए बहुत ही विजिबल लाइट आपके लिए बहुत ही फेमस है। तो जब हम विबग्योर में इधर चलते हैं तो लैम्डा बढ़ता है, विबग्योर में इधर चलते हैं तो लैम्डा बढ़ता है, और जब उल्टा चलेंगे तो क्या होगा, लैम्डा घटेगा। हाँ जी। अब आप देखिए यहां पर मैं टेम्परेचर की बात कर लेता हूं, यहां पर टेम्परेचर गिरेगा, मतलब सॉरी टेम्परेचर इधर बढ़ेगा, लैम्डा उधर बढ़ेगी, टेम्परेचर इधर बढ़ेगा। लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर, 1 अपॉन टेम्परेचर, है ना। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक बात और कहना चाह रहा हूं, एक बात और कहना चाह रहा हूं, ई लैम्डा एम, ई लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 5 होता है। लैम्डा एम इज एमिसिव पावर करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन, ये टी रेज टू पावर 5 होता है, ई लैम्डा एम, ठीक है। अच्छा चलिए, ये टी रेज टू पावर 5 होता है, तो मैं आपको भी एक बात और बता देता हूं यहाँ पे, है ना। देखिए एरिया ऑफ ई लैम्डा लैम्डा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ई लैम्डा लैम्डा ग्राफ, एरिया ऑफ ई लैम्डा लैम्डा ग्राफ ये होता है फंडामेंटली दिस इंटीग्रेशन ई लैम्डा डी लैम्डा 0 टू इंफिनिटी, और दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल ई। कैपिटल ई इज व्हाट, कैपिटल ई इज टोटल एमिसिव पावर, टोटल एमिसिव पावर। ध्यान दीजिए, टोटल एमिसिव पावर का मतलब है सारी वेवलेंथ मिला दी, सबका टोटल। इसको हम कहते थे सिग्मा टी रेज टू पावर 4, दैट वाज स्टीफन्स लॉ। आप समझ रहे हैं ना, ये देखिए ई लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू टी पावर 5 है, और ये सिग्मा टी रेज टू पावर 4 है। ये आपका जो है मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बातें हो गई। अच्छा, इफ वी ड्रॉ ग्राफ फॉर ई न्यू एंड न्यू, if we draw graph for E new and new, E new and new, अगर हम E new और new में ग्राफ ड्रॉ करें, देखिए अभी हमने ग्राफ जो ड्रॉ किया वो लैम्डा के लिए किया था, तो देखिए क्या क्या मैं ग्राफ के स्पेसिफिकेशंस पहले बता देता हूं। न्यू एम इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, frequency of radiation corresponding to maximum emission, corresponding to maximum emission। ध्यान दीजिए, frequency of radiation corresponding to maximum emission, E nu m, E nu m is emissive power, E nu m is emissive power corresponding to frequency of maximum emission, corresponding to frequency of maximum emission। ध्यान दीजिए, आपने ये अच्छी तरह से पढ़ाई कर रखी है कि C इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। जब C इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है ना, वही रेडिएशन की स्पीड होती है, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन न्यू हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अब देखिए मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, किसका,
ई न्यू और न्यू का। सो प्लीज लुक एट द ग्राफ वेरी केयरफुली। कुछ नहीं, वो ग्राफ जो है ना, जो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहे थे वो राइट में शिफ्ट होने जाएंगे, और कोई खास बात नहीं। देखो बिल्कुल वही सब चीजें होंगी जो अभी अभी ड्रॉ किया था हमने, न्यू और ई न्यू। तो पता है क्या होगा, जब टेम्परेचर लो होगा तो सीन ऐसा बनेगा, लो टेम्परेचर। फिर टेम्परेचर हाई होगा तो सीन ऐसा बनेगा। फिर टेम्परेचर हाई होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ग्राफ और ऐसा हो जाएगा। अंडरस्टैंड करिए आप, वी आर नॉट ड्राइंग द ग्राफ ऑन द क्वांटिटेटिव बेसिस, है ना, हमारा केवल क्वालिटेटिव फोकस है। ये आपका T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है, ये T3 टेम्परेचर है, ये T4 टेम्परेचर है, ये न्यू M1 है, न्यू M2 है, न्यू M3 है, न्यू M4 है ना। ये आ गया आपका, करेक्ट। अब आप ध्यान दीजिए, आपका जो न्यू M है ना, ये प्रोपोर्शनल टू T आएगा आपकी बाहर, और ई न्यू एम प्रोपोर्शनल टू T की पावर 5 ही रहेगा। और एरिया क्या आएगा ग्राफ का, एरिया ऑफ ई न्यू ग्राफ, एरिया तो आपका वही रहेगा क्या, इंटीग्रेशन ई न्यू डी न्यू 0 to infinity सारा, और दिस विल कम टोटल ई एंड दैट इज सिग्मा टी रेज़ टू पावर 4। ये ऐसा आएगा। गॉट द पॉइंट। ये सब चीजें आपको एकदम से समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अब हम बात करना चाहेंगे, एक छोटा सा चीज और रह गया है हमारा टॉपिक, दैट इज सोलर कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, है ना। उसके साथ फिर ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगला चैप्टर करेंगे थर्मोमेट्री, है ना। इसके बाद हम अगला चैप्टर थर्मोमेट्री करेंगे। राइट, एक मिनट जरा। गुड। तो आप देखिए क्या है अगला, सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट क्या होता है, हमारी धरती माता पर जो सन रेज आ रही है, अगर हम उसका पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम की एनर्जी निकालें तो दैट इज सोलर कांस्टेंट, है ना। तो देखिए हीट रेडिएशंस coming on earth from sun। ध्यान दीजिए सोलर कांस्टेंट क्या है, हीट रेडिएशंस कमिंग ऑन अर्थ फ्रॉम सन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम is called solar constant। सोलर कांस्टेंट, राइट। तो देखो हम कहेंगे S इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, ये होता है ना, अपॉन दिस अर्थ, है ना, एनर्जी रेडिएशन एनर्जी ऑन द अर्थ, राइट। अब देखिए एस की जो वैल्यू होती है ना, ये कितनी होती है एस की वैल्यू, एस की वैल्यू होती है 1.98 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये थोड़ा ध्यान दीजिए आप, ये हमने लिखा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं उसके अंदर वॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। देखिए जब हम इसको कैलोरी को चेंज करते हैं 4.12 लिखते हैं, 4.18, सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 की पावर -4 लिखेंगे, मिनट को 60 लिखेंगे, है ना, हाँ 60 सेकंड। तो फिर आपका ये आएगा कितना, 1.37 इंटू 10⁻³ आप लोग, है ना, इसके साथ साथ जो हम पढ़ते हैं फॉर्मूला चार्ट आप करते जाया करो, दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर पर, हाँ वॉट पर मीटर स्क्वायर या जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर कर सकते हैं आप, दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, है ना, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये आपका आएगा। तो आप लोग जो है फॉर्मूला चार्ट एक बार रिवाइज कर लिया करो हर हालत में, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें रहती हैं। अब हम अगला टॉपिक करेंगे थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री।
ये थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री के बारे में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसका 60 to 70% पार्ट हम कर चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में और हीट ट्रांसफर में। हाँ जी बिल्कुल, आप देखेंगे तो इसका बहुत सारा पार्ट हम कर चुके हैं इसका थर्मोमेट्री का। ठीक है, तो आप इसको जो है कंप्लीट करिए जल्दी से जल्दी। ओके।